अमित जी की दो संतान हैं, बेटा अंकित और बेटी गुनगुन। अंकित गुनगुन से 6-7 साल बड़ा है। घर में सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, मगर 5 साल पहले अमित जी की पत्नी सरला जी की तबीयत अचानक काफी खराब रहने लगी। जांच कराने पर पता चला कि उन्हें बड़ी आंत का कैंसर है, जो काफी फैल चुका है। काफी इलाज कराने के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जब उन्हें लगने लगा कि अब वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगी, तो एक दिन अपने पति से बोली, मैं अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगी। गुनगुन अभी 15-16 वर्ष की है और घर संभालने के लिहाज से अभी बहुत छोटी है। मैं अपनी आंखें बंद होने से पूर्व इस घर की जिम्मेदारी अपनी बहू को देना चाहती हूँ। आप जल्दी से अंकित की शादी करा दीजिए। अमित जी ने उन्हें बहुत समझाया कि वे जल्द ठीक हो जाएंगी और जैसा वे अपने बारे में सोच रही हैं, वैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन शायद सरला जी को यह आभास हो गया था कि अब उनकी जिंदगी की घड़ियां गिनती की रह गई हैं। इसलिए वे पति से आग्रह करते हुए बोली, ठीक है, यदि अच्छी हो जाऊंगी तो बहू के साथ मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। लेकिन अंकित के लिए बहू ढूंढने में कोई बुराई तो है नहीं। मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि मेरा घर अब सुरक्षित हाथों में है। अमित जी ने सुन रखा था कि व्यक्ति को अपने अंतिम समय का आभास हो ही जाता है। अतः बीमार पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने अंकित के लिए बहू ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन अंकित का मित्र आभीर अपनी बहन अनन्या के साथ उनके घर आया। अंकित ने उन दोनों को अपनी मां से मिलवाया। जब तक अंकित और आभीर आपस में बातचीत में मशगूल रहे, अनन्या सरला जी के पास ही बैठी रही। उसका उनके साथ बातचीत करने का अंदाज, उनके लिए उसकी आंखों में लगाव देखकर अमित जी ने फैसला कर लिया कि अब उन्हें अंकित के लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सरला जी को अपने मन की बात बताई, जिसे सुनकर सरला जी के निस्तेज चेहरे पर एक चमक सी आ गई। वे बोली, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। अंकित को भी इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों परिवारों की रजामंदी से अंकित और अनन्या की शादी तय हो गई। शादी के बाद जब मायके से विदा होकर अनन्या ससुराल आई, तो सरला जी ने उसके हाथ में गुनगुन का हाथ देते हुए कहा, अनन्या, मैं मुंह दिखाई के रूप में तुम्हें अपनी बेटी सौंप रही हूँ। मेरे जाने के बाद इसका ध्यान रखना। अनन्या भावुक होकर बोली, मम्मी जी, आप ऐसा मत बोलिए। आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। बेटा, सबको एक न एक दिन जाना ही है। लेकिन यदि तुम मुझे यह वचन दे सको कि मेरे जाने के बाद तुम गुनगुन का ध्यान रखोगी, तो मैं चैन से अंतिम सांस ले पाऊंगी। माँ जी, आप विश्वास रखिए, आज से गुनगुन मेरी ननद नहीं, मेरी छोटी बहन है। बेटे के विवाह के 1-2 महीने के अंदर ही बीमारी से लड़ते लड़ते सरला जी की मृत्यु हो गई। अनन्या हालांकि उम्र में बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी सास को दिया हुआ वादा पूरे मन से निभाया। उसने गुनगुन को कभी अपनी ननद नहीं, बल्कि अपनी सगी बहन से बढ़कर ही समझा। बड़ी होती गुनगुन का वह वैसे ही ध्यान रखती, जैसे एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन का रखती है। वह अक्सर गुनगुन से कहती, गुनगुन, बड़ी भाभी, बड़ी बहन और माँ में कोई भेद नहीं होता। गुनगुन के विवाह योग्य होने पर अंकित और अनन्या ने उसकी शादी खूब धूमधाम से कर दी। विवाह में कन्यादान की रस्म का जब समय आया, तो अमित जी ने मंडप में उपस्थित सभी लोगों के सामने कहा, कन्यादान की रस्म मेरे बेटे बहू ही करेंगे। विवाह के बाद विदा होते समय गुनगुन अनन्या से चिपक कर ऐसे रो रही थी, जैसे वह अपनी माँ से गले लगकर रो रही हो। ननद भाभी का ऐसा मधुर संबंध देखकर विदाई की बेला में उपस्थित सभी लोगों की आंखें खुशी से नम हो आईं। गुनगुन शादी के बाद ससुराल चली गई। दूसरे शहर में ससुराल होने के कारण उसका मायके आना अब कम ही हो पाता था। उसका कमरा अब खाली रहता, लेकिन उसकी साज सज्जा, साफ सफाई अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी, जैसे लगता हो कि वह अभी भी यहीं रह रही हो। अंकित के ऑफिस से लौटने के बाद अनन्या अपने और अंकित के लिए शाम की चाय गुनगुन के कमरे में ही ले आती, ताकि उस कमरे में वीरानगी न पसरी रहे और उसकी छत और दीवारें भी इंसानी सांसों से महकती रहें। एक दिन पड़ोस में रहने वाले प्रेम बाबू अमित जी के घर आए। बातों बातों में वे उनसे बोले,
आपकी बिटिया गुनगुन अब अपने घर चली गई है, उसका कमरा तो अब खाली ही रहता होगा। आप उसे किराए पर क्यों नहीं दे देते? कुछ पैसा भी आता रहेगा। यह बातचीत अभी हो ही रही थी कि उसी समय अनन्या वहां चाय देने आई। ननद गुनगुन से मातृतुल्य प्रेम करने वाली अनन्या को प्रेम बाबू की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वह उनसे सम्मानपूर्वक किंतु दृढ़ता से बोली, अंकल, क्या शादी के बाद वही घर बेटी का अपना घर नहीं रह जाता, जहां उसने चलना सीखा हो, बोलना सीखा हो और जहां तिनका तिनका मिलकर उसके व्यक्तित्व ने साकार रूप लिया हो। अंकल, बेटी पराया धन नहीं, बल्कि ससुराल में मायके का सृजनात्मक विस्तार है। शादी का अर्थ यह नहीं कि उसके विदा होते ही उसके कमरे का इंटीरियर बदल दिया जाए और उसे गेस्ट रूम बना दिया जाए या चंद पैसों के लिए उसे किराए पर दे दिया जाए। बहू, तुम जो कह रही हो वह ठीक है, लेकिन व्यवहारिकता से मुंह मोड़ लेना कहाँ की समझदारी है? अंकल, रिश्तों में कैसी व्यवहारिकता? रिश्ते कंपनी की कोई डील नहीं है कि जब तक क्लाइंट से व्यापार होता रहे तब तक उसके साथ मधुर संबंध रखें और फिर संबंधों की इतश्री कर ली जाए। व्यवहारिकता का तराजू तो अपनी सोच को सही साबित करने का उपक्रम मात्र है। तब प्रेम बाबू बोले, लेकिन इससे बेटी को क्या मिलेगा? अंकल, मायका हर लड़की का पावर हाउस होता है, जहां से उसे अनवरत ऊर्जा मिलती है। वह केवल आश्वस्त होना चाहती है कि उसके मायके में उसका वजूद सुरक्षित है। वह मायके से किसी महंगे उपहार की आकांक्षा नहीं रखती और न ही मायके से विदा होने के बाद बेटियां वहां से चंद पैसे लेने आती हैं, बल्कि वे हमें बेशकीमती शुभकामनाएं देने आती हैं, हमारे संकटों को टालने आती हैं, अपने भाई भाभी व परिवार को मोहब्बत भरी नज़र से देखने आती हैं। ससुराल और गृहस्थी के आकाश में पतंग बन उड़ रही आपकी बिटिया बस चाहती है कि विदा होने के बाद भी उसकी डोर जमीन पर बने उस घरौंदे से जुड़ी रहे, जिसमें बचपन से लेकर युवावस्था तक के उसके अनेक सपने अभी भी तैर रहे हैं। इसलिए हमने गुनगुन का कमरा जैसा था वैसा ही बनाए रखा है। यह घर कल भी उसका था और हमेशा रहेगा। प्रेम बाबू बोले, लेकिन कमरे से क्या फर्क पड़ता है? मायके आने पर उसकी इज्जत तो होती ही है। अनन्या बोली, अंकल, यही सोच का अंतर है। बात इज्जत की नहीं बल्कि प्यार और अपनेपन की है। लड़की के मायके से ससुराल के लिए विदा होते ही उसका अपने पहले घर पर से स्वाभाविक अधिकार खत्म सा हो जाता है। इसीलिए विवाह के पहले प्रतिदिन स्कूल कॉलेज से लौटकर अपना स्कूल बैग लेकर सीधे अपने कमरे में घुसने वाली वही लड़की जब विवाह के बाद ससुराल से मायके आती है तो अपने उसी कमरे में अपना सूटकेस ले जाने में भी हिचकिचाती है, क्योंकि दीवारें और छत तो वही रहती हैं, मगर वहाँ का मंजर अब बदल चुका होता है। लेकिन उसी घर का बेटा यदि दूसरे शहर में अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा हो तो भी यह मानते हुए कि यह उसका अपना घर है, उसका कमरा किसी और को नहीं दिया जाता। आखिर यह भेदभाव बेटी के साथ ही क्यों, जो कुछ दिन पहले तक घर की रौनक होती है? यदि संभव हो तो बिटिया के लिए भी उस घर में वह कोना अवश्य सुरक्षित रखा जाना चाहिए, जहां नन्ही परी के रूप में खिलखिलाने से लेकर एक नई दुनिया बसाने वाली एक नारी बनने तक उसने अपनी कहानी अपने माता पिता भाई बहन के साथ मिलकर लिखी हो। हर लड़की की पीड़ा को स्वर देती हुई अनन्या की दर्द में डूबी बात को सुनकर प्रेम बाबू को एक बारगी करंट सा लगा। उन्हें पिछले दिनों अपने घर में घटित घटनाक्रम की याद आ गई, जब उनकी बेटी अमोली अपने मायके आई थी। वे बोले, बहू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। परसों मेरी बिटिया अमोली ससुराल से मायके आई थी। यहाँ आने के बाद उसका सामान उसके अपने ही घर में ड्राइंग रूम में काफी देर तक ऐसे पड़ा रहा जैसे वह अमोली का नहीं बल्कि किसी अतिथि का सामान हो। बेटा अपना बेटी पराई जैसी बात को बचपन से अब तक सुनते आए, हमारी मनोभूमि वैसी ही बन जाती है और इसी भाव ने अमोली को कब चुपके से घर की सदस्य से अपने ही घर में अतिथि बना दिया, उस मासूम को पता ही नहीं चला। पता नहीं क्यों मैंने उसका कमरा किसी और को क्यों दे दिया।
यदि गुनगुन की तरह अमोली का कमरा भी उसके नाम सुरक्षित रहता तो वह भी पहले की भांति सीधे अपने कमरे में जाती। जैसे कॉलेज ट्रिप से आने के बाद वह सीधे अपने कमरे में अपनी दुनिया में चली जाती थी। यह बोलते हुए उनकी आंखें भर आईं और गला अवरुद्ध हो गया। वे रूमाल से अपना चश्मा साफ करने लगे। अनन्या तुरंत उनके लिए पानी का गिलास ले आई। पानी पीकर गला साफ करते हुए प्रेम बाबू बोले, बहू, उम्र में इतनी छोटी होने पर भी तुमने मुझे जिंदगी का एक गहरा पाठ सिखा दिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अनन्या बोली, अंकल, यदि आप मुझे शुभकामनाएं स्वरूप कुछ देना चाहते हैं तो आप घर जाकर अमोली से कहिए कि तुम अपने कमरे को वैसे ही सजाओ जैसे पहले सजाया करती थी। मैं आज बचपन वाली अमोली से फिर से मिलना चाहता हूँ। यही मेरे लिए आपका उपहार होगा। प्रेम बाबू बोले, बेटा, जिस घर में तुम्हारे जैसी बहू हो वहाँ बेटी या ननद को ही नहीं बल्कि हर किसी को रहना पसंद होगा। और आज से अमोली का पावर हाउस भी काम करने लगा है। वह उसे निरंतर ऊर्जा देता रहेगा। प्रेम बाबू की बात को सुनकर अमित जी और अनन्या मुस्कुरा पड़े। खुशियों के इंद्रधनुष की आभा अमित जी के घर से प्रेम बाबू के घर तक फैल चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।